नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अपनी स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं वीडियो, ये कल से वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। बताया जा रहा है कि ये बागपत का वीडियो है जहां ये कुछ चाट बेचने वाले हैं। इसमें एक चाट बेचने वाले ने दूसरे का जो ग्राहक था उसे बुला लिया अपनी तरफ। उसके बाद आप ये देखिए पूरी मारपीट शुरू होती है। बहुत सारे लोगों को इसमें हास्य नज़र आ रहा है। मुझे भी मजाक सूझ गया और मैंने कहा कि मेरा फेवरेट ये वाला लड़ाकू है, ये वाला चाट वाला है। लेकिन अगर आप इसके अंदरूनी देखने की कोशिश करें, इसके अंदर खाने पर्तों को देखने की कोशिश करें, तो आपको एक पूरी तरीके से एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस नज़र आता है। एक ऐसी आर्थिक तंगहाली, एक ऐसी तंगी जिसमें चाट के एक पत्ते के लिए युद्ध छिड़ गया है। और शायद ये बात कहकर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में देखिए आर्थिक स्थिति की क्या हालत है। और यही वजह है, एक बड़ी वजह, कि उत्तर प्रदेश में जो अभी किसानों का पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसकी एक धुरी, एक केंद्र बन चुका है। पंजाब से पूरे तरीके से ये एपिसेंटर जो है शिफ्ट हो चुका है उत्तर प्रदेश। इसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि जो गाँव देहात, कस्बे, शहर भी कह सकते हैं, लेकिन ख़ासकर जो रूरल इकॉनमी है उसकी टूटी हुई कमर, और उसके साथ जो 3 कानून हैं, कृषि कानून, उनका भय कि जो आखिरी आज़ादी, जो आखिरी स्वायत्तता है उसको भी एक छीन लेने की कोशिश हो रही है। जिसके तौर पे हम ये देख रहे हैं कि अब भाजपा नेताओं के साथ, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेताओं के साथ सीधे तौर पर झड़पें देखने को मिल रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस पूरी जाट बेल्ट में, जिसमें अमित शाह ने जो है काम दिया था इन नेताओं को, भाजपा के जाट नेताओं को, कि जाइए जाट किसानों को समझाने की कोशिश करिए। इसको राजनीतिक रूप से ये जो एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, ये जो एक आर्थिक तंगहाली है, जो ये बदतरी है, उसको किस तरह से हम किसान आंदोलन से जोड़ेंगे, और क्या ये जो नाराज़गी उभर रही है, ये जो बिल्कुल एक तरह से युद्ध के तौर पर नज़र आ रही है हमें, उसको क्या एक तरह से राजनीतिक, या मैं कहूँ कि चुनावी समीकरणों में बदलते हुए हम देख रहे हैं। इस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष क्या इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वाकई बिल्कुल ऑर्गेनिक, स्वतः तरीके से किसानों का आंदोलन है, या इसमें यह भी देखा जाए कि विपक्ष भी इसमें ईंधन डालने का काम कर रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुधीर पवार मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कैसे व्यक्ति के तौर पर जो राजनीति में अंदर रहते हुए भी इसको देख रहा है और बाहर से भी एक पर्यवेक्षक की स्थिति से भी इसको देखता रहा है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि क्या जिस तरह से ये हिंसक झड़पों की जो खबरें आ रही हैं, या भाजपा के मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेताओं का इस तरह से विरोध होना, क्या ये चौंका रहा है आपको? नहीं, चौंकाना तो नहीं कहेंगे। इसे एक तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना, और वो इसलिए बना कि उसने जो किसान विरोधी 3 कानून बनाए। अभी किसान ये कन्विंस कानूनों से उनका खराब भविष्य होने वाला है। तो वो पिछले 90 दिन से आंदोलन कर रहे। शायद वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई गांव या कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो दिल्ली ना गया, जिसने दिल्ली जाके धरने पे या आंदोलन में बैठा ना हो। तो वो जो दिल्ली जाता है और वहां से उस बात करके कन्विंस होकर आता है कि भाजपा सरकार उसके पक्ष में नहीं। तो जब वो गांव में आता है तो उसका एक एटीट्यूड होता है कि इस सरकार ने हमें अभी तक धोखा दिया, इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, या किसान विरोधी सरकार है। अब जब से अमित शाह जी ने एक अपने यहाँ मीटिंग की और इस किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बनाने की कोशिश की, और जो जाट नेता हैं जो मतलब यहाँ से इलेक्ट होके गए, लोकप्रिय भी रहे किसी समय में, हो सके अब भी लोकप्रिय हो, उन्हें जाके किसानों को जाट बनाने का जब काम सौंपा तो उससे नाराजगी हुई कि हम लोग जाट के तरीके से नहीं काम करते, हम लोग किसान के तरीके से इस सरकार का विरोध कर रहे। तो जो विरोध भाजपा नेता का नहीं है, विरोध या सांसद का नहीं है, विरोध तो उन लोगों का है जो किसान को अब ये बताने आए कि सरकार आपके फेवर में काम करती है। उनका अपना प्रत्यक्ष अनुभव है, उन लोगों ने मान लिया, उन लोगों ने कानून पढ़े, उन्हें मालूम है कि भाजपा ने ये कानून उनकी जमीन को धीरे धीरे करके उनसे अलग करने के लिए बनाए हैं। तो इतनी बात जी। लेकिन सुधीर जी, जिस तरह से आप ये देखिए कि ये वो इलाका है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वो इलाका है जिसको कि सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया,
बाकायदा भाजपा की पूरी मशीनरी लगी। 2013 के बाद से हमने देखा कि किस तरह से बिल्कुल एक जहरीली मानसिकता उस इलाके में पैदा की गई। ऐसे में जिस तरह से पूरा जो इक्वेशन बदल रहा है सांप्रदायिक या इसके अलावा जो ज़मीनी स्तर पर चीज़ें बदल रही हैं, मैंने खुद इस तरह की महापंचायत ज्वाइन की, वहाँ पर देखा एक रिपोर्टर की हैसियत से कि कैसे पहली बार मंच पे मुस्लिम और जाट दोनों समुदाय के नेताओं को 2013 के बाद पहली बार मैंने मंच पे देखा। तो क्या आपको लगता है कि जो इंडॉक्ट्रिनेशन करने की कोशिश की गई थी अब वो पूरे तरीके से उल्टी पड़ रही है भाजपा के लिए? क्या इस तरह से आप देखते हैं, या आपको लगता है कि इसमें विपक्ष भी जो है वो ईंधन डालने का काम कर रहा है इस आग में? आरफा जी, मुझे मालूम है कि आप भैंसवाल गांव गई थी, वो मेरा गांव है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। उस पंचायत का आयोजन भी इसी वजह से हुआ था कि उस गांव में पुलिस गई थी और शायद मेरे परिवार के लोगों को उन लोगों ने धमकाया था, तो उसकी जेनेसिस वहीं से थी। और उन किसानों का बस इतनी बात थी कि वो तिरंगा झंडा लगा के 26 जनवरी में परेड कर रहे थे। तो सरकार को किसान यदि किसी भी तरीके से सड़क पे दिखता है तो उसे लगता है कि ये कोई साजिश कर रहा। जो आपकी बात है हिंदू मुस्लिम एंगल वाली, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जो व्यवहार है वोटर का या आदमी का, वो बड़ा कम्प्लेक्स है। उसे एक बाइनरी में नहीं दिया जा सकता कि वो कब हिंदू के तरीके से व्यवहार करेगा, कब मुस्लिम के तरीके से व्यवहार करेगा और कब वो किसान के तरीके से व्यवहार करेगा। जहां तक अलगाव की बात है, एक सेंटिमेंटल पेज थी उस समय, हो सकता है बहुत लोगों ने को इम्प्रेस भी किया गया हो, और जिसमें मीडिया की बड़ी भूमिका थी, वो सोशल मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया जो भी है। तो अब एक जरूर सच्चाई सामने आ गई कि अब जो एक मीडिया जो है, एक विशेष तरीके का मीडिया जिसने किसानों को खालिस्तानी कह के पुकारा था, उस मीडिया पर लोग यकीन करते थे। लोग दिल्ली गए, उन्होंने देखा रे जिन्हें ये मीडिया खालिस्तानी बता रहा, ये तो किसान है, ये तो सरदार है, ये तो हमारे जैसे किसान है। तो उसने आके उस मीडिया पे यकीन करना बंद कर दिया। तो जब वो यकीन करना बंद कर दिया, हिंदू मुस्लिम में कोई दरार हो सकता है, किसी का झगड़ा पर्सनल लेवल पे हो, लेकिन दो जातियां कभी नहीं लड़ती, दो धर्म कभी नहीं लड़े, हिंदुस्तान में भी नहीं लड़े और हिंदुस्तान के बाहर भी नहीं लड़े। तो ये जो एस्केलेशन होता है, ये जो बात बताई जाती है, वो मीडिया के थ्रू एम्पलीफाई होती है। तो अच्छी बात यह है कि वो मीडिया डिस्क्रेडिट है आज की डेट में। वो कितना भी कहता रहे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो गया या हिंदू मुस्लिम की एकता होगी, मेरा तो उसमें भी डिफरेंस है। जो आप अभी कह रही थी, वो एकता नहीं थी, वो एक टेम्परेरी एक रीजन आया था। हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पिछले 70 साल से आराम से रहते हैं, मेरे गांव में काफी मुस्लिम है, तो वो कोई ऐसी दरार नहीं थी जिसे भरना था, वो दरार ही नहीं थी। मेरा मानना तो ये है, थोड़े दिन के लिए एक दूसरे पर शक था कि ये हमारा विरोध करते हैं, वो शक साथ साथ रहने में दूर हो जाता है। अभी भी गांव में कोल्लू चलता है या गांव में खेती का काम होता है, तो शायद 10 दिन बाद ही हम लोग, वो डर खत्म हो गया था दोनों बिरादरी का। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है, उसके तमाम कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि लोग पार्टी से किसी दूसरी वजह से भी नाराज हो, खाली हिंदू मुस्लिम की के अलावा भी। जैसे आपका यदि 2014 का इलेक्शन देखा जाए, तो जो बिल्डअप था वो मेनली करप्शन के इशू पे था। जी जी सुधीर जी, उसकी तरफ मैं बाद में आती हूँ। मैं चूंकि आप उस इलाके से आते हैं और इसीलिए ये बहुत अहम है आपके जैसे एक व्यक्ति से बात करना जो गांव से भी जुड़ा हुआ है, जो राज्य की राजनीति को भी जानता है, जो राष्ट्रीय जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है उसको भी समझता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो फिलहाल अभी किसान कानूनों को लेकर जो नाराजगी है, ये जब मैं वहां गांव पहुंची, यहाँ भी प्रोटेस्ट साइट पर अलग अलग जगहों पर सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर में भी ये एक भावना सुनने में और देखने में आई कि जो ओवरऑल इन जनरल जो हालात हैं देश के, आर्थिक मुद्दों की बात कर रही हूं मैं, जहां की लॉकडाउन जिस तरह से अनप्लान्ड तरीके से किया गया उससे और लोगों की बदतरीन हालत हो गई है, बिल्कुल कमर टूट चुकी है। और ऐसे में उस पर इन 3 कानूनों का जो भय है वो एक तरह से एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कई तरह से वो कई गुना ये समस्या उभर कर सामने आ रही है। तो क्या आप इसको जो रूरल इकोनॉमी है उससे भी जोड़ के देख रहे हैं? इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि राजनीतिक कीमत इसकी क्या होगी, कि रूरल इकोनॉमी प्लस अब जो ये किसान जो कृषि कानून है उनसे उपजा हुआ जो भय है, इन दोनों को मिलाकर। नहीं, मेरा जो मानना है, आपका परसेप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रूरल इकोनॉमी है, जो ग्रामीण आर्थिकी है, वो खाली अकेले किसान के लिए नहीं होती, क्योंकि किसान के ऊपर जो निर्भर है, जिसे हम जो रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो गैर कृषि कार्य है, उस पर एक बड़ी जनसंख्या उस पर निर्भर है।
यदि किसान के पास ही नहीं होगा तो उस जनसंख्या के पास भी नहीं होगा। और बीच में यही हो रहा अब कि जब किसान के पास देने के लिए पैसा नहीं है, वो चाहे हमारा वेजिटेबल मार्केट जो है वो चला गया या गन्ने का पैसा नहीं हुआ, तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था वो खत्म हो रहा गांव का। मतलब जो पैसा लेने की माले मुझे जरूरत थी तो मैं अपने से एक जो समृद्ध आदमी था उसके पास जाता था, अब उसके पास भी नहीं है। तो जो दिल्ली का जो आउटबस दिखाई दे रहा है, जो 90 दिन के लोग ये लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, अभी भाजपा सही कहती है कि कृषि कानून तो अभी समझ में ही नहीं आया, लेकिन वो टिपिंग पॉइंट है। उसे किसान को या मजदूर को ये लगा कि अब तो बहुत हो गया, अब तो हम लोगों के पास जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, मतलब अपनी आर्थिक आजादी, वो भी जाने वाली है। मैंने आपको याद दिला दूं भैंसवाल का, वहां को 36 बिरादरी एक मतलब एक टर्म है पुराना, जिसमें सब लोग शामिल होते हैं, जिसमें हमारा जो भिस्ती है वो भी शामिल होता है, डोम है वो भी शामिल होता है। वो सब लोग स्टेज पे थे और उन सब लोगों की मीटिंग थी। भाजपा की दिक्कत यही है, उसने शुरू में उसे खालिस्तानी आंदोलन कहा, फिर कहा कि मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है, फिर कहा कि ये तो हरियाणा के जाटों का आंदोलन है। अब उसका रिसेंट परसेप्शन ये है कि ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के जाट है उनका आंदोलन है। हम इसका पोटेंशियल अभी ना तो पॉलिटिकल पार्टी समझ रही और ना शायद जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो समझ रहे। ये तो गरीब लोगों का आंदोलन है जिन्हें ये लगता है कि उनकी आर्थिक स्वायत्ता चली गई। इस पर्सपेक्टिव में जिस दिन इसे पॉलिटिकल पार्टी समझेंगी या भाजपा समझेंगी, तब शायद इसका पूरा होगा। अभी तो हम अपने समझ से स्प्लिट करते हैं इस आंदोलन को। इस आंदोलन को यदि समझना तो सिंघू बॉर्डर पर बैठ के महिलाओं के बीच में समझा जा सकता है। बिल्कुल सुधीर जी, इसके अलावा जो एक कॉमन सेंटिमेंट जो मुझे सुनाई दिया, खासकर ये जो एक तरह से हिंसक झड़पें हो रही हैं भाजपा नेताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जो किसान हैं उनके बीच की, ये हमने चुन के भेजा इस व्यक्ति को, ऊंचे पद पे पहुंचाया, खासकर जो मंत्री हैं संजीव बालियान, उनको लेकर जो नाराजगी हो रही है। और ये व्यक्ति बजाय इसके कि हमारे साथ आके जुड़ के बैठे क्योंकि हमारा नुमाइंदा है, तो एक तरह से अपने व्यक्ति के जरिए जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं की गई। कुछ लोगों ने गद्दार नाम शब्द का भी इस्तेमाल किया कि अपने ही वोटरों से गद्दारी की गई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसकी जो राजनीतिक कीमत है वो किस तरह से देखने को मिलेगी? क्या कितनी लगभग ये एरिया, आप कितना एरिया कवर होते हुए देख रहे हैं, कितनी सीटों का नुकसान होते हुए देख रहे हैं अगर असेंबली इलेक्शंस के मद्देनजर देखें तो? ये यदि हम इस आर्थिक सवाल के तरीके से देखें, किसान आंदोलन को आर्थिक आंदोलन में बदलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। जो मुझे आवाजें आ रही, बिहार में ऐसा है, ईस्टर्न यूपी में ये है, अभी नेतृत्व नहीं है। मुझे तो लगता है, मेरी अपनी तुलना तो इस आंदोलन की, जो जेपी आंदोलन मैंने कभी 10th क्लास में 1975 में देखा था, मुझे तो उसकी आहट सुनाई देती है। मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं है इस समय, मान ले दिल्ली में मैं आया तो उबर में बैठा, तो उबर के ड्राइवर ने बताया कि 40% पैसा तो कंपनी ले जाती है जिसे इस देश में आने की परमिशन दी गई। तो हर एक आदमी अपनी उससे दुखी है। जहां तक आप पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात बता रहे, तो बीजेपी से तो नाराजगी है क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है। अब वो किसके पक्ष में जाएगा ये कहना थोड़ा सा आसान है। और मेरा मानना तो ये भी है कि यदि अभी से हम पॉलिटिकल ओनरशिप में बांटेंगे तो ये आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं दी जा सकती किसी को। ये जनता का आंदोलन है और जनता के परेशानी का आंदोलन है। जहां तक आप पूछ रही थी कि नाराजगी है, लोग जिसे वोट देते हैं उसका अधिकार समझते हैं, उसे समझते हैं कि वो उसके तरीके से ही व्यवहार करेगा। यही शायद संजीव बालियान जी से है, उनसे लोग बड़ा प्रेम करते थे, बहुत वोट से जिताया। तो उन्हें यह था कि शायद इस क्राइसिस के समय उनकी भावना को समझेंगे, लेकिन वो दूसरे तरीके से गांव में आए। आज उन्होंने रियलाइज भी किया। नहीं, मैं इसलिए मैं आपसे चुनावी जो नतीजा है वो, या जो एक फॉल आउट हो सकता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि राजनीतिक दल जो हैं हमारे आजकल के, खासकर भाजपा को देखा जाए तो एक बड़ी चुनावी मशीनरी ही है और काफ़ी हद तक जो उनके नीतिगत फैसले हैं या जो उनकी राजनीति है वो इस पर निर्भर करती है कि चुनावी गुणा घटा बटा, उसको देखकर वो ये समझते हैं कि हम अपनी नीति बनाएंगे, किसके फेवर में बनाएंगे। तो इसलिए भी ये मायने रखता है कि क्या अगर इस मोड़ पर आकर भाजपा ये कह दे आज के चलिए हम इसे होल्ड पे डाल देते हैं 3 साल के लिए, या प्रधानमंत्री कल को आके राष्ट्र को संबोधित करें और अनाउंस कर दें कि मैं ये कानून वापस लेता हूं, तब क्या स्थिति बनेगी? नहीं, देखिए, ये आंदोलन 90 दिन का आंदोलन नहीं। अभी आप ये देखिए, 3 कानूनों के एक एप्रीहेंशन है कि भाजपा प्रो कॉर्पोरेट है, किसान से उसकी जमीन कॉर्पोरेट को दिलाना चाहती है। इन कानूनों से एप्रीहेंशन बना। उस एप्रीहेंशन के लिए लोग दिल्ली में आए, मतलब उन्हें डर हुआ कि
ये सरकार ने ऐसा कानून बनाया, अब इसे वापस भी ले लें या कर लें, एक चीज तो चली गई लोगों के सोच में कि ये सरकार किसान के साथ तो नहीं, ये तो चला गया लोगों के दिमाग में। फिर जो दूसरे सवाल आए, दूसरे ने पूछा कि मजदूर से कि मेरी भी आर्थिक हालत ऐसी है, जब छोटा दुकानदार हुआ या कुटीर उद्योग वाला हुआ उसे भी लगा कि मेरी स्थिति भी ऐसी है। तो एक सरकार का जो एक इकबाल होता है, जो सरकार से उम्मीदें थी, वो धीरे धीरे सबकी चली गई। और ये इसलिए हुआ कि 65% जनता किसान है। यदि ये कोई छोटे वर्ग का आंदोलन होता, जैसे दिल्ली में छोटे छोटे आंदोलन तो बहुत हुए, वो उनकी डेस्टिनी का आपको भी पता और पूरे देश को मालूम है, लेकिन ये आंदोलन 65% आबादी का आंदोलन है जो किसान है, या जो किसानी पे निर्भर है, वो तो फिर 80% तक जाता है। तो इस आंदोलन को हम उस सीरियसनेस से देखना चाहिए। अभी उस सीरियसनेस से लोग देख नहीं रहे, सभी ये मान रहे कि कुछ लोग सड़क पे बैठे हुए, कुछ लोग वो हैं। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि बिना लीडरशिप के कोई आंदोलन, शायद हम लोग एक दो जगह पश्चिमी देशों का ऐसे आंदोलन हुए जिसका जो नैरेटिव कोई सरकार तय कर ही नहीं पाई अभी तक। उसने बहुत कोशिश किया उसे ठीक करने का, पिछले 3-4 महीने से भाजपा इसी कोशिश में लगी हुई कि किसान आंदोलन को खत्म कर दे, लेकिन जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं बांटने के, उससे आंदोलन अलग चीज है, वो इसे समझ ही नहीं पा रहे। बांट के खत्म हो ही नहीं सकता। और विपक्षी पार्टियां इसको किस तरह से देख रही हैं? क्या उसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करेंगी? भाजपा से नाराजगी अभी नहीं कह सकते। भाजपा से नाराजगी है, वो किस पक्ष में जाएगी, कौन उन्हें कितना डिलीवर करेगा, कौन उन लोगों का कितना साथ देगा, ये उस समय निर्भर करेगा। अभी नहीं कह सकते इस बात को कि ये भाजपा से नाराजगी है। भाजपा से नाराजगी दूर करने का समय भी है केंद्र सरकार के पास में। ऐसा नहीं, उसके पास अभी पूरे 4 साल बचे हुए, हो सकता है वो ठीक कर ले। हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज के लिए अपने आप को करेक्शन मोड में आए, लेकिन अभी मेरा अपना परसेप्शन है, अभी ये ओनरशिप का सवाल नहीं है। ठीक है, ओनरशिप जो भी लेगा उसके लिए बहुत ट्रिकी चीज है, उसके लिए बहुत रिस्की भी है। जी हाँ, जैसे आंदोलन था, जनता का आंदोलन था, बिल्कुल, बाद में सब विपक्ष जुड़ा, विपक्ष को फायदा हुआ। बिल्कुल। सुधीर पवार जी, पहले से कोई उसे जी शुक्रिया बहुत बहुत सुधीर पवार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और मैं शायद आपकी बात से सहमत हूं कि हर चीज़ को चुनावी गुणा भाग की तरह देखना शायद ये हमारे पत्रकारों की, हमारी भी आदत हो गई है, नेताओं की तरीके से, ये समझते हुए भी कि जो जनता के आंदोलन होते हैं, जो जन आंदोलन होते हैं, उसके पीछे जन भावनाएं होती हैं, जन का गुस्सा होता है, और शायद जो नेता हैं या पार्टियां हैं उस तरफ या इस तरफ उसका फायदा है, नुकसान तो होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।